हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी चैनल। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पे आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। तो आप लोगों ने हमारी पुरानी वीडियोस देखी होंगी जो हमारे स्वर से व्यंजन और वर्ण थे। तो उस समय मैं जो आपको स्वर पढ़ा चुकी थी उसका हम अब अगला पार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को उसको पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहती हूँ कि अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं या हमारे कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारा वेदाश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ आप जाके हमारी डेमो क्लासेस देखकर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर से जुड़ना चाहते हैं तो आप वहां पर आके विजिट कर सकते हैं। हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है वो कुसुमखेड़ा चौराहे पे हनुमान मंदिर के पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो आप लोग क्या लिखा है मैंने, ओष्ठ के आधार पे स्वर। ओष्ठ का मतलब क्या है, होठ के आधार पे। होठ मतलब कि आपके होठ कौन सी क्रिया कर रहे हैं, कौन सा वर्ण बोलने में, उसके बारे में है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे। तो देखो इसमें आता है दो, क्या आते हैं दो, एक तो होता है वृत्तमुखी, दूसरा होता है आवृत्तमुखी। तो वृत्त से यहाँ पर आपको साफ साफ एक चीज दिख रही होगी, क्या दिख रही है, वृत्त। वृत्त मतलब क्या होता है, गोल, है ना। तो यहाँ पर होगा जिन स्वरों के उच्चारण में क्या होगा, गोलाकार। ओष्ठ कैसे होते हैं, गोलाकार हो जाते हैं, गोलाकार होते हैं। तो वही हमारे क्या कहलाते हैं, वही हमारे वृत्तमुखी कहलाते हैं। वृत्त मतलब होता है गोल, और गोल मतलब क्या हो जाएगा, जहां पर आप बोलोगे और आपके होठ कैसे होंगे, गोल, ठीक है। तो आपको इसको याद करने में बिल्कुल नहीं, आप खुद से प्रैक्टिकल कर सकते हो। जैसे आपने बोला ओ से मेरा ओष्ठ गोल हो गया, इसी तरीके से ओ औ है ना, गोल हो रहे। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, जैसे हमने बोला अगर मैं आ बोलूँ तो मैं आ बोल रही हूँ तो मेरे ये होठ मतलब खींच रहा है, मुँह खींच रहा है, आ, है ना। अगर मैं ऊ औ ओ औ ये बोल रही हूँ तो कैसा हो रहा है, गोलाकार हो रहा है। तो इसमें कौन कौन सा आ जाएंगे, ऊ, बड़ा ऊ और आपका ओ और आपका औ, ठीक है। अगर मैं अ बोलूँ तो हल्के सा स्वर निकल रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा छोटा ऊ बड़ा ऊ। तो इसको याद करने में कोई मुश्किल नहीं है ना, खुद से भी आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। औ बोलो और आ बोलो तो दोनों में डिफरेंट है ना। तो आप समझ में आ गया। अब यहाँ देखो आवृत्तमुखी, आवृत्तमुखी का हो जाएगा जो वृत्तमुखी नहीं है, इसी का उल्टा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। जो जिनको उच्चारण करने में हमें क्या होता है, जिन स्वरों का उच्चारण करने में हमें क्या होता है, गोलाकार ध्वनि नहीं सुनाई देती है। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, ओ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए, आई, ठीक है। ए आई आ जाएगा, ओ हमारे वहाँ चले गए, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों को क्या है आवृत्तमुखी और क्या है वृत्तमुखी। जहाँ पर गोलाकार हो जाएगा वो हमारा वृत्तमुखी और जहाँ पे नहीं होगा वो हमारा आवृत्तमुखी। क्लियर हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे स्वरों के उच्चारण के माध्यम से क्या होता है। देखो उच्चारण स्थान होता है, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ क, जब मैं क बोल रही हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे गले से आवाज़ निकल रही है। तो हमारा जो स्वर होता है उसका क्या होता है, एक उच्चारण स्थान होता है ना। मुंह में जो हमारे स्थान होते हैं उनके बारे में हमको बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने बोला अ है ना। तो उच्चारण स्थान का अगर क्रम पूछा जाएगा तो इसी क्रम से आप लिखोगे। तो यहाँ देखो, यहाँ ये कंठ से आवाज़ आ रही है, कहाँ से आ रही है, कंठ से आ रही है। अगर मैंने ई बोला, ई, ठीक है। ई जब हम बोलते हैं ऐसा लगता है मुंह से आ रही है, लेकिन हमारे जो हिंदी में जो हमारा व्याकरण है, जो हमारी बुक से हैं, उसमें यहाँ पर उच्चारण स्थान दूसरे नंबर पर ई को किसको दिया है, ताल उसको दिया है, आपका तालु को दिया है ना। तालु में लगता है, बट कि जबकि जीभ तालु को टच ही नहीं कर रही है। ई ऐसा लग रहा है मुँह से आवाज़ बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे कंठ के बाद हमारा क्या आ जाएगा, तालु, ठीक है। अब तालु के बाद यहाँ पे ऊ, ठीक है। ऊ अभी मैंने आप लोगों को बताया ऊ किससे आ रहा है, मुंह से, सॉरी आपका कहाँ से आ रहा है, आपका ओष्ठ से आ रहा है, ओष्ठ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओष्ठ, ठीक है, ओष्ठ आ जाएगा उच्चारण स्थान। अब री को कैसे याद करोगे, आपको पता है कि पहले ज़माने में जो शिक्षा देते थे, री से ऋषि मुनि, हम लोग पढ़ते थे री से ऋषि। तो ऋषि जो है अपने मुंह से देते थे हमें ज्ञान, हमारे लिए बोर्ड या पेन नहीं होता था उस समय। तो आप कैसे याद रखोगे, री से क्या रखोगे, ऋषि। तो ऋषि मुंह से देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मूर्धा, इसका स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा। अब यहाँ देखो ए आई ओ औ। तो मैंने आपको बताया था कि ए का निर्माण कैसे हुआ था, हमने जब ओ को ई से मिलाया था। तो अब मिलाओ ओ को ई से, अ और ई, कंठ और तालु। तो इसका मतलब जो ए हो जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंठ तालु, ठीक है। इसी तरीके से ओ को हमने किससे बनाया था, हमने ओ को मिलाया था किससे, ऊ से मिलाया था, ठीक है। तो यहाँ देखो ओ का क्या हो जाएगा, कंठ, और ऊ का क्या हो जाएगा, ओष्ठ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ओ औ किससे बन जाएगा, कंठ और ओष्ठ। तो ये हमारे इसके उच्चारण स्थान हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि ये बताओ कि तालु वाला स्वर कौन सा है, तालु का उच्चारण वाला स्वर कौन सा है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। चलो अब इसको कैसे बोलते हैं हम लोग, जैसे कंठ आ गया तो एग्जामिनर वैसे बोल जाएगा कंठ,
ठीक है, तालव्य, इसको तालव्य बोला जाता है। ओष्ठ है, इसको कैसे बोलते हैं, ओष्ठ है, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, मूर्धन्य, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मूर्धन्य। और उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका कंठ तालु, तो ये हो जाएगा कंठ, कंठे तालु, तालव्य, ठीक है, कंठे तालव्य। अब यहाँ कंठ ओष्ठ को क्या है, कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ है, ठीक है। तो आप लोगों को देख लिया, आप लोगों ने कितने 5 स्वर पढ़ लिए, ठीक है। एक स्वर में, कुछ स्वर मैं आप लोगों को यहाँ पे ऐसे बता देती हूँ, ये आपको उच्चारण स्थान याद करना होगा। जैसे आप लोगों को देखा होगा आपने, निर्नासुक क्या होते हैं, निर्नासिक स्वर। निर्नासिक स्वर कैसे होते हैं, सिंपल वाले स्वर होते हैं जिनके अंदर कोई भी बिंदा वगैरह नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला आसमान, जैसे मैंने बोला गगन, मैंने बोला सागर, तो ये सिंपल से वर्ड होते हैं जो हमारे निर्नासिक होते हैं। निर मतलब नहीं, नी से नहीं, तो नहीं है, कोई भी बिंदा वगैरह नहीं है, ठीक है। उसके बाद होता है अनुनासिक, अनुनासिक। अब देखो अनुनासिक में क्या होता है, मैं यहीं पर ही बता देती हूँ इसे भी। अनुनासिक का मतलब हो जाएगा आपका क्या, अनु, अनु मतलब अन, अन मतलब अनह, अह, अन, अन, अंक, अंक, अन, अन, अंक, ऐसे ही आ सकते हो। तो जहाँ पर भी आपको अंक की मात्रा दिखेगी वो हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे क्या हो जाएंगे, अनुनासिक हो जाएंगे, ठीक है, अनुनासिक, ठीक है, अनुनासिक अन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जैसे आ जाएगा, मैंने बोला कंचन, है ना, मंथन, मंथन, तो जहाँ पर भी आपको इस तरीके से दिखेंगे आपको अंक वाले, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, अनुनासिक में आ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद है आपका निर्नासिक, निर्नासिक, ठीक है। उसके बाद अनुनासिक, एक आता है अनुस्वार, अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा आपका, अनुस्वार में हमारे अंक आता है, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं। तो अनुनासिक में हमारे क्या आ जाएंगे, जहाँ पर हमारे चंद्र बिंदु होते हैं, जहाँ पर हमारे क्या होते हैं, चंद्र बिंदु होते हैं। जैसे मैंने बोला अनु, अनु मतलब अ मतलब क्या हो जाएगा, अ मतलब मैंने लगा दिया, क्या लगा दिया, नू लगा दिया, नू मतलब क्या, अंक लगा दिया, है ना। तो यहाँ पे चंद्र बिंदु आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा चांद, ठीक है, तो चंद्र बिंदु हमारे इसमें आते हैं। जैसे चांद हो गया, मैंने बोला यहाँ, मैंने बोला वहाँ। तो हम लोग जब भी बोलते हैं इसमें ऐसा लगता है जैसे कि नाक से हवा निकल रही है ना। नाक से हवा निकलने में क्या होता है, जहाँ पे मुंह के साथ साथ नाक से भी हवा, मैंने चांद तो मुंह से भी निकली और नाक से भी हवा निकली, है ना। अगर मैं निर्नासुक की बात करूँ तो आसमान, आराम से, कोई ऐसा नहीं, मुंह से हवा निकल रही है सिर्फ, ठीक है। और अनुस्वार का मतलब क्या हो जाएगा, अनु से आपको पता होता है अन, अनु, अन, अनु, अन, ठीक है। तो अन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे अन का हमारा क्या हो जाएगा, अंक की मात्रा। जैसे मैंने लिखा चंदन, तो चंदन, ऐसे मैंने मंथन लिखा तो मंथन, तो अंक की मात्रा यहाँ पे लगी हुई है, तो आपका ये अनुस्वार होगा। लास्ट आपका क्या बचेगा, विसर्ग, विसर्ग स्वर, ये स्वर हैं आपके सारे, ठीक है। विसर्ग में आपको पता ही है, जब हम लोग ह की मात्रा लिखते हैं, ह हमारा संस्कृत में कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, बिंदी में, अह में, ठीक है। तो हम जब भी लिखते हैं तो हम लोग उसको ह पढ़ते हैं। तो अगर इसमें आपकी अह की मात्रा आएगी और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। विसर्ग जैसे मैंने बोला तपह, मनोह, है ना, श्यामः, तो इस तरीके से, है ना, स्मतः, स्मतः। तो इस तरीके से जब भी हम लोग संस्कृत भाषा में, इसको हम हिंदी में कम, विसर्ग को हम लोग कम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर इसका प्रयोग कहाँ होता है, संस्कृत भाषा में होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया, हम लोगों ने कितने सारे स्वरों की बातें कर ली यहाँ पे, है ना। तो निर्नासुक मतलब, निर मतलब नहीं, मतलब सिंपल सा, जिसमें नाक से हवा नहीं निकलेगी। अनु, अन मतलब जिसमें लगा हुआ है। अनुस्वार जिसमें अंक है, अन, अनु, अन, अन, अन से अंक, ठीक है। तो इसी तरह से विसर्ग, आपको पता ही है विसर्ग स्वर, आपने संधि भी पढ़ी होगी, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो आज हमारा ये जो पूरा स्वर था मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। स्वरों के बारे में सारे स्वर हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिए हैं, कोई भी स्वर हमारा ऐसा छोटा नहीं है, ठीक है। अब हम व्यंजनों की बात करेंगे, तो हम व्यंजनों की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।